यार दोस्तों, ईरान एक ऐसी कंट्री जो इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। ये न केवल हमारे लिए सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा खोलती है, बल्कि पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो हमने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज़ करना बंद कर दिया है। उसके पहले ये इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करती थी इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल परचेज़। उसके बाद अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए, जिससे इंडियन कंपनीज ने ईरान से क्रूड ऑयल परचेज़ करना बंद कर दिया, और बाकी कई कंट्रियों से वो क्रूड ऑयल परचेज़ करती है, जिसमें अमेरिका भी एक है। काफ़ी हैवी प्राइस पे करना पड़ता है। पिछले 2-3 सालों से अगर हम देखें तो ईरान काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इंडियन ओशियन में, चाहे वो मिलिट्री इस्कलेशन हो, अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वॉर हो, अमेरिका का सैंक्शंस हो उसके ऊपर, या उसके चीफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, टॉप ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेड को मार दिया जाना आतंकवादी संगठनों द्वारा या किसी कंट्री द्वारा। पिछले साल ही कसीम सुलेमानी की मारकर हत्या कर दी गई। रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप जो है ईरान की स्पेशल मिलिट्री फोर्स, उसके चीफ थे वो। इसी तरह की एक घटना हुई है ईरान के जो चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, जिनको फादर ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है, फ़खरीज़ादे नाम है उनका, उनकी मारकर हत्या कर दी गई है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या हुआ था, पूरा इंसिडेंट, क्यों उनको मारा गया, कौन है इसके पीछे, किसने इसकी जिम्मेदारी ली है, और इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इंडिया ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी दे दूं, जिससे आपकी इस टॉपिक पर और क्लियरिटी बढ़ जाए। ये है हमारा भारत, और यहाँ से अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो ये है पूरा ईरान। अब देखिए, ये ईरान जो है इंडियन ओशियन से बॉर्डर करता है, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और उसके बगल में हम एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। यहाँ से डायरेक्टली हम ईरान, आपको पता है, काफ़ी रिच है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में। यहाँ से डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते हैं। वो अगर वो पोर्ट डेवलप हो जाएगा तब। काफ़ी लंबे समय से डेवलप हो रहा है, सैंक्शंस की वजह से काम रुक गया था। हो सकता है जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में सैंक्शंस लिफ्ट हो जाए, और फिर से हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। फिर दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इंडिया जो है एक हाईवे डेवलप कर रहा है, जो हमें सीधे सेंट्रल एशिया तक ले जाएगा। और आपको पता है सेंट्रल एशिया काफ़ी रिसोर्स रिच कंट्री है, लैंडलॉक है। इसकी वजह से यहाँ पे एक्सप्लोरेशन रिसोर्सेज का नहीं हो पाया है, और ये कंट्रीज़ अभी भी काफ़ी ट्रेड करने के लिए बाकी जगहों से स्ट्रगल कर रही हैं। तो हुआ ये है कि यहाँ पे एक जो फादर ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, जिनका नाम था मोहसिन फ़खरीज़ादे, इनकी मार कर हत्या कर दी गई। ये कहीं जा रहे थे तेहरान से अपने घर की तरफ। रास्ते में इनकी गाड़ी के पास जब इनकी गाड़ी रुकी, ये है इनकी गाड़ी, आप देख सकते हैं। इनकी गाड़ी जब रुकी, इसके बगल में एक ट्रक, लोडेड ट्रक, बम से, विस्फोटक से लोडेड ट्रक खड़ी हो गई, और उसको ब्लास्ट किया गया। उसके बाद इनके साथ कुछ गार्ड थे। गार्ड ने बाहर निकला, इनको कवर किया, और फायरिंग की उन ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर, या ट्रक में जो भी आतंकवादी या जो भी हमलावर थे उनके ऊपर। और उसी शूट आउट में इनकी मारकर हत्या कर दी गई। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने से पहले इन्होंने दम तोड़ दिया और ये मारे गए। ईरान में इसके लिए काफ़ी गुस्से का माहौल है, और बहुत से कड़ी निंदाएं की गई हैं, और बहुत से कंट्रीज़ द्वारा, खास करके ईरानी मुस्लिम कंट्रीज़ को के द्वारा, जो ईरान को सपोर्ट करते हैं। एक हिजबुल्ला नाम का आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन ही इसको मैं बोलूँगा, क्योंकि ईरान इसको बेक करता है, और ये अफ्रीकन, बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका में मिलिटेंट ग्रुप है ये, और ईरान बेक करता है। सीरिया में भी काफ़ी अहम रोल रहा है इसका, अगेंस्ट अमेरिका एंड अमेरिकाज एलाइज। डायरेक्टली ब्लेम किया है यूएस एंड इसराइल को। अब इसने बोला है कि जो मोहसिन फ़खरीज़ादे की डेथ हुई, असैसिनेशन हुआ, उसके पीछे यूएस एंड इसराइल का हाथ है। ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप है, ये स्पेशल मिलिट्री कॉप है ईरान का। 1979 में जब ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद इसको फॉर्म किया गया था। ये नॉर्मल मिलिट्री का पार्ट नहीं है, स्पेशल मिलिट्री है। इसकी इसके जो हेड हैं, हुसैन सलामी, इन्होंने भी यूएस एंड इसराइल को ब्लेम किया है, और बोला है कि इसके पीछे उनका हाथ है। ये टेररिस्ट ऑपरेशन था जो उन्होंने अंजाम दिया, यूएस एंड इसराइल ने। अभी एक बात मैं अगर आपको बताऊं ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के बारे में, तो पिछले साल आप आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि कसीम सुलेमानी जब इसके हेड थे, उनकी भी मारकर हत्या कर दी गई थी। क्यों किया गया था ऐसा? इसकी जिम्मेदारी जो है अमेरिका ने ली थी। बेसिकली अमेरिका ने ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, और उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी व्यक्ति को, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को मारना उनके लिए लीगल है, लेजिटिमेट है। वो मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको टेररिस्ट आउटफिट घोषित किया हुआ है। आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं, जब इनकी मौत हुई थी तो कितना जन सैलाब उमड़ा था ईरान में। और मैं आपको बताऊं, अभी के समय अमेरिका के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है ईरान के लोगों में। ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसने पिछले कई सालों में बहुत प्रॉब्लम फेस की है, लेकिन इतनी अडिग है वो अपने मिशन पर या अपने गोल्स पर, कि वो
कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वहाँ की जनता, वहाँ की काफ़ी कट्टर शरीयत लॉ को फॉलो करते हैं, वो काफ़ी कट्टर हैं। और उनका मानना ये है कि कितना भी अगर आप जितना हमारे ऊपर फोर्स लगाएंगे, हम उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा स्टेटमेंट रहा है वहाँ के हसन रूहानी जो चीफ हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका कई बार। एक अब अगर मैं इस बारे में बात करूं कि क्यों ईरान जो है यूएस और इसराइल को ब्लेम कर रहा है, तो इसका रीज़न भी कई है साफ साफ, जो कि अगर एक नॉर्मल दूसरे देश का आदमी जैसे मैं और आप इस बात को देखेंगे और जानेंगे तो हमें भी लगेगा कि इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। 2018 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इसराइल में, जिसमें नेतन्याहू ने मेंशन किया था, काफ़ी बड़ा कॉन्फ्रेंस था ये, न्यूक्लियर आर्चिव पे कॉन्फ्रेंस था। इसमें उन्होंने मेंशन किया था मोहसिन फ़खरीज़ादे का नाम, और बोला था कि इस नाम को आप याद रखिएगा। ये ईरान के चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने एक कैटेगोरिकली वाला बोला था कि रिमेंबर दैट नेम, फ़खरीज़ादे। दूसरा रीज़न अगर मैं बताऊं तो जॉइंट कोऑपरेशन प्लान ऑफ एक्शन, जो एक ट्रिटी है 2015 में बराक ओबामा गवर्नमेंट में साइन की गई थी ईरान के साथ। P5+1 प्लस ईरान कंट्रीज़ थी। ये P5 जो है परमानेंट कंट्रीज़ हैं, जिनका यूएन में परमानेंट सीट है। 1 जो है ये जर्मनी है और एक ईरान है। इसके तहत बोला गया था कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर रिजर्व का यूज़ उस बम बनाने में या मिसाइल वगैरह बनाने में यूज़ नहीं करेगा। उसका यूज़ वो पीसफुल पर्पज़ के लिए करेगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इसको एब्रोगेट कर दिया, इसको हटा दिया, इस ट्रिटी से बाहर हो गए वो, और बोला कि ईरान इसका मिसयूज़ कर रहा है। ये भी एक रीज़न है। जो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हॉस्टाइल रहे हैं ईरान की तरफ पिछले विगत वर्षों में। और एक रीज़न जो सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं तो वो है ईरान और इसराइल की राइवलरी। काफ़ी पुरानी राइवलरी रही है। ईरान जब है आज़ाद हुआ 1979 में, तो ईरान में बेसिकली उस समय जब 1979 के पहले वेस्ट टिल्टेड, या मैं बोलूँ कि राइट विंग गवर्नमेंट थी, वो अमेरिका की सपोर्टर थी, अमेरिका उसको सपोर्ट करता था। लेकिन ईरान में रिवोल्यूशन हुआ, बेसिकली स्टूडेंट रिवोल्यूशन था वो, और उसको लाया गया ईरान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको टॉपल करने के लिए। और उसके बाद दोबारा जो अब जब वहाँ पे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, वो धीरे धीरे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की तरफ बढ़ने लगी और शरीयत का रिवाइवल किया उन्होंने शरीयत कानून लागू किया। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ था तो उसका मकसद ये नहीं था कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को ले आया जाए और शरीयत कानून को ले आया जाए। बेसिकली वो वेस्टर्न कल्चर के विरोध में हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो फिर से शरीयत की तरफ वापस लौट जाए। लेकिन आने वाले सालों में वहाँ पर शरीयत लॉ इस्टेब्लिश हुई। इसकी वजह से जो रीजन के और कंट्रीज़ हैं, चूँकि ईरान के पास बहुत बड़ा रिजर्व है ऑयल का, क्रूड का, वो पावर बन सकती है, उस रीजन को डोमिनेट कर सकती है। तो बाकी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं जैसे इसराइल हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, ये कभी नहीं चाहते कि ईरान उभर के बाहर आए या वहाँ पे उसका डोमिनेंस हो। दूसरा जो है, वही मैंने बताया, जो आपको ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए इसका डर है। सबसे ज़्यादा डर है इसराइल का। इसराइल आपको पता होगा ऐसी ये कंट्री है वहाँ पे जो ज्यूज़ डोमिनेटेड है, मतलब ज्यूज़ पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की सब मैक्सिमम इसराइल में रहती है, और इसराइल चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है। तीसरा जो रीज़न मैं आपको बताऊं, ये हिजबुल्ला का है। हिजबुल्ला एक मिलिट्री आउटफिट है जिसको ईरान सपोर्ट करता है। हिजबुल्ला काफ़ी रोल रहा है यमन में, हिजबुल्ला का काफ़ी रोल रहा है सऊदी अरेबिया में, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, बम विस्फोट होते हैं जगह जगह पे। नदन अफ्रीका की मैं बात करूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सीरिया में इसने काफ़ी अहम रोल प्ले किया है, जब ईरान और रशिया एक तरफ थे और सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका एक तरफ थे, और सीरिया में सिविल वॉर हो रहा था, दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें ईरान को रिप्रेजेंट कर रहा था हिजबुल्ला। ईरान फाइनेंस कर रहा था और ये वहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये आप ही देखिए, जो बाइडेन जो हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, इन्होंने अभी प्रेसिडेंट का पद संभाला नहीं है। 15 जनवरी को ये ओथ लेंगे, उसके बाद ये प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेंगे। उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ही हैं यूएस के प्रेसिडेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि जाने से पहले ये कुछ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिनको ये स्पेशल गिफ्ट देके जाएंगे, स्पेशली चाइना एंड ईरान को। वो स्पेशल गिफ्ट क्या होगा, इसका मतलब हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल क्या है काम करने का और किस तरीके से उनका रिलेशन रहा है चाइना और ईरान के साथ। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि इसके पीछे यूएस का भी हाथ हो सकता है। दूसरी चीज़ कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहेंगे, देखिए आपको पता है जो बाइडेन आने वाले हैं और जो बाइडेन काफ़ी सॉफ्ट रहने वाले हैं ईरान के ऊपर, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो जो 2015 का एग्रीमेंट था बराक ओबामा के दौरान साइन किया गया, उसको फिर से फोर्स में लाएं और फिर से जो है ईरान के साथ अपने रिलेशन को स्टेबलाइज करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे।
हो सकता है वो इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देके एक ऐसी कंडीशन खड़ी करना चाहते हैं जिसकी वजह से वॉर टाइप सिचुएशन खड़ी हो जाए, और जिसको ख़त्म करने में, जिसको रिजॉल्व करने में जो बाइडन को बहुत लंबा समय लग जाए। उसके बाद ऐसी चीज़ें जो होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और इनको ख़त्म कर पाना इतना आसान नहीं होता, और सालों निकल जाते हैं। तो हो सकता है मेन रीज़न ये भी रहा हो। बहुत से स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं बहुत से एनालिस्ट द्वारा, लेकिन अभी इस बारे में किसी ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसराइल ने भी इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। उन्होंने ये बोला है साफ साफ कि हमने ये असैसिनेशन नहीं करवाया है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, अगर ईरान का यूएस के साथ रिलेशन अच्छा हो जाता है तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटेगा, इंडिया अपने प्रोजेक्ट पर वहाँ पे काम कर पाएगा और चाबहार पोर्ट को डेवलप कर पाएगा। वहाँ पे हाईवेज प्रोजेक्ट हैं, बहुत से प्रोजेक्ट इंडिया ने लगा रखे हैं जो अभी नहीं चल रहे हैं, जिन पे काम नहीं हो रहा है क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। और वो कंट्रीज़ जो ईरान के साथ ट्रेड करेंगी, जो ईरान के साथ मिलकर काम करेंगी, उनके ऊपर भी उन सैंक्शंस को लगाया जा सकता है। ये प्रावधान है वहाँ के काटसा एक्ट में, अमेरिका के काटसा एक्ट में, जिसको 1998 में पास किया गया था। तो बेसिकली ईरान के साथ अगर यूएस का रिलेशन सही हो जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। फिर से हम क्रूड ऑयल को ख़रीद पाएंगे बहुत ही सस्ते दामों में। और मैं आपको बता दूं, ईरान एक काफ़ी रिलायबल पार्टनर था इंडिया का इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल परचेज। काफ़ी कंसेशन के साथ वो इंडिया को क्रूड ऑयल पहुंचाता था। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट होगा, वो सेंट्रल एशिया का रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा, जहाँ से हम काफ़ी लो प्राइस पे हैवी रिसोर्सेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो था मेरे द्वारा। अगर आपको कुछ भी नई चीज़ जानने के लिए इसमें मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम है नितेश सिंह, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नोटबुक। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।